Hello everyone, welcome to NetCrackit, and today I am going to discuss about the operating system crash course paper 2 for the NTA-NET aspirants. And in this tutorial we have covered the all the covered topics which are very important and beneficial for all those who are preparing for their semester examination and other competitive examination expecting the NTA-NET. So basically this tutorial is very beneficial. So let's get started. So in this video lecture we will cover the operating system processes, the process life cycle, process scheduling, the CPU scheduling algorithms and many more. So stay tuned my channel, and if you are new visitor on my channel, so go on my profile and subscribe me. I am also a verified educator on Unacademy platform. You can join me on there, and link डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So basically I hope you are well aware what is the process. Process is a nothing but it is an instance of program. It means whenever we use the process, it basically involves the different so many kinds of the individual entity in it, and the process is a passive entity, whereas we have used the different kinds of the processes. एंड इफ वी स्टार्ट दी सपोज स्टार्टिंग में हमने लिख दिया कि कोई भी प्रोग्राम लिखना है स्टार्टिंग से और एंड से, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा कि हमने उसको प्रोसेस को इंस्ट्रक्ट किया है कि तुम यहाँ से स्टार्ट होगे और यहाँ पे एंड हो जाओगे. तो ये पूरा जो कंप्लीट हो जाएगा उसमें क्या हमने डिफरेंट प्रोसेस क्रिएट किए हुए हैं, तो जो कि क्या हो जाएंगे, प्रोग्राम हो जाएंगे. और प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम जो है वो मल्टीपल टाइप्स का हो सकता है, बट प्रोसेस जो है वो मल्टीपल टाइप्स का नहीं हो सकता है. प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी एंड वेयर एज प्रोग्राम इज एन पैसिव एंटिटी. ओके, so process, whenever different kinds of the program loaded into a memory, it becomes process, and it divide into a 4 section. First one is your stack, second one is your heap, third one is your text, and fourth one is your data. So let's look at our idea about what is the different kind of the we have processes. So basically process में हम क्या करते हैं, process में देखिए, प्रोसेस में हमको करना क्या होता है कि अगर कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि प्रोग्राम जो कि होता है वो कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर आउटपुट होता है, जिसमें हमें प्रोसेस क्या होता है, मल्टीपल थ्रेड्स लिए हुए होता है एग्जीक्यूशन के टाइम पे. सो अब ये कैसे कैसे काम करता है, तो उसके लिए हमें उसका लाइफ साइकिल पढ़ना होगा. सो वी विल मूव फॉरवर्ड द लाइफ साइकिल. सो देयर आर बेसिकली 5 स्टेजेस ऑफ द डिफरेंट प्रोसेस लाइफ साइकिल. और इस प्रोसेस लाइफ साइकिल में सबसे पहले होती है स्टार्ट स्टेट. अब स्टार्ट स्टेट में देखिए क्या करते हैं, स्टार्ट स्टेट में जब भी पहले से हमें कोई भी प्रोसेस क्रिएट करना होता है, तो हम स्टार्ट स्टेट या इसको स्टेट बोलते हैं, न्यू स्टेट भी बोलते हैं. इसमें हम सिर्फ ऐसे प्रोसेस लेके आते हैं जिनको हमें सिर्फ स्टार्ट करना है, स्टोर करना है. सपोज अगर जैसे हमने यहाँ पे एक आपको ये वीडियो लेक्चर पढ़ा रही हूँ, साथ साथ में मैंने मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम खोल रखा है, तो वो क्या होगा, अपने आप से स्टार्ट हो रहा है, मैंने उस पर कोई भी काम नहीं किया हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, जस्ट प्रोसेस स्टार्ट. जैसे आप सपोज सिस्टम लैपटॉप ओपन करते हो या सिस्टम ओपन करते हो, तो कई सारी फाइल्स जो होती हैं वो बूटिंग के टाइम पे ही एक्सेस होने लगती हैं. तो उस बूटिंग के टाइम पे एक्सेस फाइल को हम बोल सकते हैं कि वो प्रोसेसेस क्या है, अपने आप जो है वो स्टार्ट स्टेज में आ गए हैं. अब हम बात करते हैं रेडी स्टेट में. तो रेडी स्टेट में वो प्रोसेस को हम बात करेंगे जिनको कि रैम में लाया जाता है. अब रैम में क्या क्यों लाया जाएगा भैया देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या काम होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग इज अ शेड्यूल फॉर टेकिंग सो मेनी प्रोसेसेस फॉर द रेडी क्यू. मल्टी प्रोग्रामिंग हम इसी को बोलते हैं कि हमको प्रोसेस क्या करना है, कई सारे प्रोसेसेस को लेके आना है. ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस रेडी क्यू में आएंगे तभी वो एग्जीक्यूट हो पाएंगे. ठीक है, तो इसका जो प्राइमरी गोल होता है वो क्या होता है, प्रोसेस को लेके आना. वो प्रोसेस को लेके आना, तो आजकल जो सिनेरियो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग का ही है. तो हमें क्या करना होता है, रेडी क्यू में कई सारे प्रोसेसेस को लेके आना होता है. अब ये प्रोसेसेस कौन ले जाता है, ये प्रोसेसेस जो है वो रैम ले जाता है. तो रैम की सहायता से, क्योंकि रैम इज अ मेन मेमोरी और रैम इज अ फास्टेस्ट मेमोरी. ओके, सो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, प्रोसेस को रेडी क्यू में ले आते हैं. उसके बाद आता है रनिंग क्यू. अब जैसे ही प्रोसेस रेडी क्यू में आ गया, इसका प्राइमरी गोल होता है कि वो अपने रिसोर्स को ले ले और उसको एग्जीक्यूट करा ले. तो रनिंग फेज में क्या आएगा, जैसे ही कोई प्रोसेस जो है
रनिंग स्टेट में आएगा तो उसको क्या है, अपना एग्जीक्यूशन लेके वो टर्मिनेशन फेज में चला जाएगा। ठीक है, टर्मिनेशन फेज में चला जाएगा। उसके बाद हमें आता है वेटिंग क्यू पे। अब ये रेडी और वेटिंग में इसमें क्या है, तो जो फोर्थ स्टेज है वो है हमारी वेटिंग। तो वेटिंग में जैसे हमने सपोज अगर यहाँ से जैसे रेडी में आ गया कोई भी प्रोसेस और हमें उसको रनिंग में भेज दिया, अब उसके बाद रेडी क्यू ने फिर से एक प्रोसेस भेजा और जो प्रोसेस था प्रायोरिटी के साथ में आया था, उसने क्या किया कि तुम उस प्रोसेस को रोक दो और मेरे ये नया मैंने प्रोसेस भेजा है उसको एग्जीक्यूट करा लो। तो ये क्या करेगा, उस प्रोसेस को रोक देगा और उस प्रोसेस को क्या करेगा, कुछ टाइम तक के लिए वेटिंग क्यू में भेज देगा। अब ये वेटिंग क्यू क्या करेगा, उस प्रोसेस को होल्ड करेगा जितने ही समय के लिए इसने भेजा होगा और दैट्स वाई उसके थोड़ी देर बाद इसको रिलीज कर देगा वापस से, या तो ये रेडी क्यू में चला जाएगा या फिर ये रनिंग में भेज देगा। इट्स डिपेंड्स ऑन दी मल्टी प्रोग्राम इन डिफरेंट वैरायटी। तो अब इसने क्या किया, ये प्रोसेस प्रायोरिटी के साथ में आया था और इसने क्या किया, इसको रनिंग फेज में भेज दिया। जैसे इसका मैं एग्जांपल बताऊंगी यहाँ पे, जैसे इंटरप्ट हो जाता है। इंटरप्ट क्या हो जाता है, अपने आप में एक प्रायोरिटी प्रोसेस है। अगर इंटरप्ट आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में तो क्या सारे ही टास्क एकदम से रुक जाते हैं, सबसे पहले इंटरप्ट को हैंडल किया जाता है। ओके, सो इंटरप्ट आ जाएगा तो इस केस में यहाँ पे ये क्या करेगा, सारे ही प्रोसेस को वेटिंग क्यू में भेज देगा। इसमें होता है स्वैपिंग, स्वैप आउट। ये मीडियम टर्म शेड्यूलर का ही काम होता है। अभी हम बताएंगे क्या होता है, आगे शेड्यूलर भी मैं डिस्कस करूंगी। तो रनिंग से टर्मिनेशन फेज में अपने एग्जीक्यूट ले लिया और उसमें चला गया। अब देखिए टर्मिनेशन स्टेट में बताऊंगी। टर्मिनेशन स्टेट में क्या होता है कि कोई भी अगर प्रोसेस जो है अपनी टर्मिनेटेड स्टेट में आ गया है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा लेगा और टर्मिनेशन स्टेट से बाहर निकल जाएगा। तो जब भी वो बाहर निकलेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, जितनी भी रैम उसने यूज की होगी उसको रिलीज कर देगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि रैम जो है वो लिमिटेड हमारे पास लिमिटेड होती है और अगर हमारी रैम फुल हो जाएगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है। दैट्स वाई जैसे जैसे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाते हैं वो अपने अपने रैम को रिलीज भी करते जाते हैं, तो फ्री हो जाएगा और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वो उसके लिए फिर से एलोकेट कर देगा रैम को। सबसे पहले यहाँ देखिए स्टार्ट, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेशन फेज। 5 फेज मैंने बता दी, सबकी फंक्शनिंग बता दी। यहाँ पे मैंने नोट्स दे दिया है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पे। अभी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक छोटा सा टर्म है जिसमें हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर इंडिविजुअल जो है वो वीडियो बना दूंगी। सो इसको हम प्रोसेस डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। और जो 2 मेजर टास्क इंपॉर्टेंट एग्जाम में थ्योरेटिकल अक्सर पूछे जाते हैं वो ये होते हैं कि जो भी प्रोसेस स्टेट डायग्राम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में हम हमेशा इंफॉर्मेशन को अपडेट करते हैं। हमेशा कोई भी नई इंफॉर्मेशन आती है उसको हम ले लेते हैं और पुराने वाले को रिलीज कर देते हैं। और जब भी कोई प्रोसेस टर्मिनेट होता है ना तो हम उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के पूर्व पे रिटर्न कर देते हैं, जस्ट लाइक ए स्पूलिंग। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस शेड्यूलिंग की। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल टर्म बताऊंगी। कॉन्सेप्चुअल टर्म क्या होता है कि जैसे ही हम लोग शेड्यूलिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक सिंगल प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस क्या होता है, एक ही बार में एक प्रोसेस रन करेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास सीपीयू में इस तरीके का हम लोग वो बना के चलते हैं प्रोसेसिंग की, हमें एक बार में एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना। इससे प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी, स्लो होती है, बट क्या अदर प्रोसेस उस समय पे वेट करते रहते हैं जब तक कि वो सीपीयू जो है उस प्रोसेस को पर्टिकुलर को यूज नहीं करा लेता, यूज करा के एग्जीक्यूट नहीं कर देता। तब तक क्या होगा, नया प्रोसेस जो है इसमें अंदर नहीं आके एग्जीक्यूट हो पाएंगे। सो मल्टी प्रोग्रामिंग ये कहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, प्रोसेस को रेडी स्टेट में लेके आए और उसको मैक्सिमाइज कर दें सीपीयू के यूटिलाइजेशन को। बट अगर हम सिंगल प्रोसेसर की बात करें तो सिंगल प्रोसेसर में ये प्रॉब्लम होती है कि सीपीयू क्या हो जाता है, कुछ समय बाद जो है आइडल होने लगता है। आइडल क्यों होने लगता है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो एक बार में एक ही प्रोसेस लेगा फिर उसको एग्जीक्यूट कराएगा। इससे क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है वो सीपीयू का पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हम आईओ कंप्लीशन रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए रैंडम जो है कई सारे इनपुट्स वेरिएबल देते रहते हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। इसकी वजह से हमें प्रोसेस को यहाँ पे अगर हम शेड्यूल कर दें प्रोसेस को तो ये इजिली जो है प्रोसेस एग्जीक्यूट करा पाएगा। दैट्स व्हाई वी यूज द प्रोसेस शेड्यूलिंग। ओके,
सो अब हम प्रोसेस शेड्यूलिंग की बात करते हैं। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क है जो कि प्रोसेसेस को शेड्यूल करता है। ठीक है, अभी मैंने बताया प्रोसेस की शेड्यूल्स कौन कौन सी, जो अभी डिस्कस कर चुके हैं। रेडी, वेट, रनिंग, टर्मिनेशन, ये प्रोसेस की स्टेट हो गई। प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या करता है? अलाउज करता है एलोकेट करने के लिए सीपीयू एग्जीक्यूशन को हर एक प्रोसेस के टाइम को। उसके बाद तीन चीजें होती हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज में। एक होता है जॉब क्यू। जॉब क्यू ये बताता है कि जितने भी प्रोसेस है वो रेडी स्टेट में है। अब रेडी क्यू में क्या करता है? ये उन जॉब प्रोसेस में हमेशा ये क्या करता है कि तुम्हें अब रनिंग फेज में जाना है, इसलिए तुम रेडी हो जाओ। फिर कुछ समय बाद दूसरे प्रोसेस को रेडी करने का काम करता है, फिर तीसरे प्रोसेस को रेडी करने का काम करता है। जस्ट लाइक दैट, आपने कभी चिड़ियाघर गए होंगे तो वहां पे जू वगैरह में ट्रैवल करने गए तो वहाँ पे टिकट के लिए लाइन लगी रहती है कि हाँ आपका नंबर आने वाला है, आप रेडी हो जाइए। फिर वो एक अनाउंस करते रहते हैं कि हाँ आपका नंबर आने वाला है तो आप रेडी हो जाइए। तो जस्ट लाइक दैट रेडी क्यू वही काम करता है। फिर डिवाइस क्यू में बात करें तो डिवाइस में जैसे ही आप अंदर आ जाते हो तो आपके पास जैसे अभी जैसे जू में कितने टिकट्स हैं फिट है, या सिनेमा हॉल की बात करें तो सिनेमा हॉल में कितने टिकट है, तो अंदर सीट है या नहीं, अभी आप रुकिए फिर हम आपको सीट देंगे, उसके बाद फिर आपको बैठाया जाता है। तो वही वही जस्ट चीजें हैं कि डिवाइस की क्या काम करती है, जितने भी अवेलेबिलिटी होगी प्रोसेस की उस हिसाब से प्रोसेस को एलोकेट कर देगी। ठीक है, सो अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग की। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में, अब ये एल्गोरिथम्स क्या बताती हैं? ये एल्गोरिथम्स ये बताती हैं कि हमें किस तरीके से प्रोसेस को काम करना है, लेकिन बस उसके पहले हमें शेड्यूलिंग के लिए, शेड्यूल करने के लिए जिसकी सहायता से हम शेड्यूलिंग परफॉर्म करते हैं उसके लिए हमें शेड्यूलर्स चाहिए होते हैं। अब ये शेड्यूलर्स क्या काम करते हैं? ये शेड्यूलर्स ये बताने का काम करते हैं कि भाई किस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स मिलेगा और कहाँ जाना है, किस क्यू में जाना है। तो देयर आर थ्री प्रोसेसर शेड्यूलर। पहला है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, दूसरा है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड तीसरा है मीडियम टर्म शेड्यूलर। अब ये वन बाय वन करके इनकी फंक्शनिंग देखते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं। तो पहला होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या काम करता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ये काम करता है जैसे सपोज अगर हमें रेडी न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में लेके जाना है तो ये काम करेगा कौन सा शेड्यूलर? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, बस ये शॉर्ट में याद रखिएगा कि देखिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की ड्यूटी क्या होती है? जो भी प्रोसेसेस हैं जॉब पूल से लेके रेडी स्टेट में लाने का काम होता है। नेक्स्ट हम आप बात करते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग जितनी भी आपकी एल्गोरिथम्स है सीपीयू शेड्यूलिंग में, चाहे वो एफसीएफएस हो, एसजेएफ हो, राउंड रोबिन हो, प्रायोरिटी हो, ये सारी शेड्यूलर जो जिस पे वर्क करती हैं वो होती हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर पे वर्क करती हैं। और इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा वर्किंग इसी की होती है। ये कब काम करता है? जब भी कोई भी प्रोसेस रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जा रहा होता है, रनिंग स्टेट में। ओके, सो वो वहां पे क्या करता है? प्रोसेस कैसे जाएंगे तो उसके लिए फर्स्ट कम फर्स्ट लगाएगा, एसडीएफ लगाएगा, या फिर आपकी प्रायोरिटी बेस्ड है तो ये यहीं पे डिसाइड हो जाता है कि वो प्रोसेस प्रायोरिटी बेस्ड है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस्ड है कि सॉर्टेड जॉब फर्स्ट है। तो ये वाला काम जो करेगा वो करेगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, यहाँ पे मैंने इजीली देखिए डायग्राम के थ्रू समझाया। देखिए जॉब पूल है, जॉब पूल जैसे ही रेडी क्यू में जाएगा तो ये काम कौन कर रहा है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कर रहा है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। एंड रेडी क्यू से सीपीयू में जाएगा तो ये काम कौन कर रहा है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कर रहा है। अब ये जितनी भी वेटिंग रिक्वेस्ट हो जाएंगी वो यहाँ पे फिर से रेडी क्यू में आएंगी और फिर से वो एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू के पास जाएंगी। सो मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या काम करता है? मीडियम टर्म शेड्यूलर को हम लोग कभी डिस्पैचर भी बोलते हैं, डिस्पैच कर देता है। ये जितने भी आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती हैं जो भी मेन मेमोरी या स्वैपिंग में रह जाती हैं उनको ही हम स्वैप कराने का काम करते हैं। जस्ट लाइक अ वेटिंग क्यू। तो वेटिंग क्यू में क्या करता है? जैसे वेट क्यू में कुछ टाइम पीरियड बाद वो क्या करता है? ऑटोमेटिकली जो उस प्रोसेस को सस्पेंड कर देता है, या तो सस्पेंड कर देगा अगर उस प्रोसेस को उसका रिसोर्स नहीं मिला तो, नहीं करेगा तो क्या करेगा? एक तरफ से रनिंग फेज से ये प्रोसेस को इन ले रहा है तो स्वैप इन हो रहा है, और दूसरे हिसाब से अगर वो नहीं रिसोर्स उसको मिला तो थोड़े समय बाद वो क्या करेगा? रेडी फेज के पास पूछेगा कि भैया तुम्हारे पास जगह है तो ये ले लो, लेकिन नहीं होगा तो फिर वो वापस से वेटिंग क्यू में आ जाएगा और उसको सस्पेंड कर देगा। तो ये स्वैप इन और स्वैप आउट फंक्शन की तरह काम करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज टू बी ए डिस्पैचर। ओके, सो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर, ये बहुत पूछा जाता है तो इसके लिए
मैंने शॉर्ट में आपको डिफरेंसेस बता दिए। देखिए डिफरेंशियल क्या है, इसको जॉब शेड्यूलर भी बोला जाता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं, और मीडियम टर्म शेड्यूलर को प्रोसेस स्टेपिंग शेड्यूलर भी बोला जाता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में क्या होता है कि ये प्रोसेस कहाँ से लेता है, जॉब पूल से लेता है, बल्कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहाँ से प्रोसेस लेता है, रेडी स्टेट से लेता है, और मीडियम टर्म शेड्यूलर कहाँ से लेता है, प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेट या डेड स्टेट से लेता है। तीसरा जो ड्रॉबैक है, जो डिफरेंस है वो है कि इसकी स्पीड जो है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर से लेसर होती है, और सबसे ज़्यादा जो फास्ट होता है वो क्या हो जाता है, एस शॉर्ट टर्म शेड्यूलर फास्ट होता है, ठीक है। एंड जो मीडियम होता है वो होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। उसके बाद लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या कंट्रोल करता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब कितने प्रोसेस को हमें रेडी क्यू में भेजना है, तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है, और ये इससे लेस करता है, और ये सबसे कम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज करता है। तो यहाँ डिफरेंस हो गया। अब दिस इज द फाइनल डायग्राम ऑफ द प्रोसेस स्टेट लाइफ साइकिल। सो देखिए न्यू प्रोसेस हैज बीन क्रिएटेड फर्स्ट फॉर द रेडी क्यू, एंड यहाँ पे मैं प्रोसेस को स्टोर कर लिया। उसके बाद देखिए ये क्या है, शेड्यूल डिस्पैच। अब ये शेड्यूल डिस्पैच, शेड्यूल का मतलब क्या है कि प्रोसेस में यहाँ पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यूज होगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यूज होगा या शेड्यूलिंग करेगा, उसके बाद डिस्पैच करेगा। डिस्पैच मतलब कि अगर वो किसी कारणवश प्रोसेस यूज नहीं हो पा रहे रनिंग स्टेट में, तो उसको वो क्या कर देगा, या तो यहीं से वापस डिस्पैच कर देगा, यानी अब वही रनिंग स्टेट में अगर वो प्रोसेस जो है उसने बोला कि प्रायोरिटी के साथ में आया है, तो वो उसको पहले रन करा देगा, एंड कितने टाइम बाद रन कराएगा, तो उसके साथ में टाइम क्वांटम ये बताता है कि कितने समय के लिए उसको प्रायोरिटी के साथ में भेजा गया है। उसके बाद ये आईओ रिक्वेस्ट, यहाँ पे देखिए सिंपल से ये अगर कोई हमारे पास इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट होगी तो वो वेटिंग और ब्लॉक स्टेट में चली जाएगी, एंड वो आईओ रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद रेडी स्टेट से कंप्लीशन की तरफ बढ़ जाएगी। उसके बाद हम सस्पेंडेड एंड रेडी, तो ये सस्पेंशन अगर चला जाएगा, कोई भी प्रोसेस को उसका रिसोर्स नहीं मिला तो वो सस्पेंड फेज में चला जाएगा, एंड प्रोसेस को ब्लॉक फेज में भेज के बाहर कर देंगे। दिस इज द फाइनल लाइफ साइकिल डायग्राम। Now there are basically 6 type of the operating system scheduling algorithms, and one by one करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हर एक शेड्यूलिंग टाइप एल्गोरिथम्स। तो पहले आ जाइए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एंड सेकंड होती है शॉर्टेड जॉब फर्स्ट, या उसको बोलते हैं शॉर्टेड जॉब नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज योर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, एंड नेक्स्ट वन इज योर शॉर्टेड रिमेनिंग टाइम, एंड राउंड रोबिन टाइम शेड्यूलिंग, एंड मल्टीपल क्यू शेड्यूलिंग। यहाँ हम इस लेक्चर में सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी समझनी होगी सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ने के पहले, कि सीपीयू टर्मिनोलॉजीज हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो पहली हो जाती है सीपीयू यूटिलाइजेशन। क्या होता है, तो सीपीयू जैसे जैसे हमें सीपीयू का मेन फंक्शन क्या होता है कि सीपीयू जितना ज़्यादा बिजी रहेगा उतना ज़्यादा बिजी रखना है। क्यों? क्योंकि आईओ रिक्वेस्ट लगातार आ रही हो, सीपीयू का काम क्या होता है कि उसको एग्जीक्यूशन फेज के लिए भेजना, प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना। नेक्स्ट वन इज योर थ्रूपुट। तो थ्रूपुट क्या होता है, जब भी कोई प्रोसेस जो है वो रन होता है तो उसके हिसाब से उसका जो टाइम है, यूनिट टाइम इंटरवल, वो नोट किया जाता है कि वो कितने समय में कंप्लीट हुआ है, तो ये होता है उसका थ्रूपुट। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि जब भी कोई प्रोसेस रेडी क्यू में आता है और उसके बाद वो एग्जीक्यूट हो जाता है, तो इनके बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको ही बोलते हैं हम टर्न अराउंड टाइम। एंड वेटिंग टाइम, अगर कोई प्रोसेस जो है उसको वेट करना पड़ा अपने रिसोर्स को गेट करने में, तो उसका वेटिंग टाइम क्या होगा। सो वो सारी चीज़ें जो है वो वेटिंग टाइम बताता है कि रेडी क्यू में कितना टाइम उसने स्पेंड किया है। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्स सबमिटेड होता है कि कितने समय में प्रोसेस रिक्वेस्ट जो है वो स्टोर हुई है, तो वो होता है रिस्पॉन्स टाइम। तो आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जैसा कि नाम से ही पता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कोई भी प्रोसेस जो है वो पहले आएगा और उसको उसका रिसोर्स पहले मिल जाएगा। ये प्रोसेस पूरी तरह जो है, ये एल्गोरिथम पूरी तरह नॉन प्रिमिटिव होती है, यानी इसमें कोई भी प्रोसेस जो है वो छूटता नहीं है। छूटता मतलब है कि प्रिमिटिव के साथ में नहीं आता है, कि सपोज हमने रेडी से रनिंग स्टेट में कोई प्रोसेस भेज दिया प्रायोरिटी बेस्ड, और उसके बाद जो नॉन प्रायोरिटी जो प्रोसेस है उसको हमने वेटिंग क्यू में भेज दिया, ऐसा नहीं होता है। ये प्योरली नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम होती है, एंड बहुत ही इजी होती है इम्प्लीमेंटेशन करने में, और फिफो क्यू पे बेस्ड होती है।
ओके। बट इसकी परफॉर्मेंस जो है वो एक ड्रॉबैक है कि परफॉर्मेंस जो है वो पुअर होती है, लो होती है, एंड एवरेज वेटिंग टाइम हमेशा हाई हो जाता है। सो नाउ दिस इज द एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है इस तरीके से, बर्स्ट टाइम दिया होगा, एक तरीके का चार्ट दिया होगा आपको, और उसमें आपको दिया होगा डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस और उसका बर्स्ट टाइम दिया होगा। तो जो प्रोसेस पहले आएगा उसको हम यहाँ पे पहले स्टोर कर देंगे, फिर नेक्स्ट वाला P2 प्रोसेस है उसका बर्स्ट टाइम है, एंड P3 जो है वो बर्स्ट टाइम इसका 9 है एंड P4 का 2 है। तो बर्स्ट टाइम क्या होता है? बर्स्ट टाइम मतलब जितने टाइम एग्जीक्यूशन होने में उस प्रोसेस को लगा, ठीक है। दिस इज नोट टू बी एज बर्स्ट टाइम, याद रख लीजिएगा। तो इसके न्यूमेरिकल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता दे रही हूँ। जो भी एवरेज वेटिंग टाइम है आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं कि एवरेज वेटिंग टाइम जो इसका आएगा वो 31 आएगा। और यहाँ पे जो कॉन्वे इफेक्ट होता है, कॉन्वे इफेक्ट मतलब क्या है कि जो भी प्रोसेस का नॉन प्रिमिटिव केस है, तो उसमें ये होता है कि जो भी सीपीयू है उसको एलोकेट कर दिया गया है और उससे हमने सीपीयू को रिलीज कर दिया है। बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से हमें सीपीयू को एक रेगुलर इंटरवल्स पे शेयर करना हर एक प्रोसेस में बहुत ही टाइम टेकन हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस कम्प्लीटली यूज नहीं हो पाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्वे इफेक्ट। नेक्स्ट एल्गोरिथम पे चलते हैं। नेक्स्ट एल्गोरिथम इज अ शॉर्टेड जॉब फर्स्ट। शॉर्टेड जॉब फर्स्ट में जैसा कि नाम से पता है कि जो शॉर्ट जॉब होगा उसको हम यूज करेंगे रेदर देन दी अदर। जो भी सबसे मिनिमम जॉब होगा जिसका फर्स्ट टाइम होगा उसको हम पहले एग्जीक्यूट करा लेंगे। एंड यहाँ पे अगर दोनों का ही सेम हो जाएगा, जैसे अगर हमने FCFS में यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे अगर देखिए इसका भी 6 है और इसका भी 6 है, तो यहाँ पे अगर P1 का भी 6 आ गया और P2 का भी 6 आ गया, तो यहाँ पे हम दोनों में क्या कर लेंगे, दोनों के बीच में टाई कर लेंगे कि पहले कौन आया था। तो इस वजह इसकी जैसा हम इसमें कर लेते हैं। ओके, ओके, तो ये हो गया सॉर्टेड जॉब फर्स्ट। उसके बाद हम आते हैं प्रियोरिटी। प्रियोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में हम उस प्रोसेस को पहले लाते हैं जो प्रियोरिटी के साथ में आते हैं। प्रियोरिटी के साथ में मतलब क्या आते हैं, दिस इज द कॉमन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इन अ बैच सिस्टम। और बैच सिस्टम की बात करें तो बैच सिस्टम में हम क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स को एज अ बैच लेते थे और उसको फिर सीपीयू के पास एक्सेस होने के लिए भेज देते। तो जब भी कोई प्रोसेस अपनी प्रियोरिटी के साथ में आएगा तो हम उसको क्या कर देंगे कि जो भी हाईएस्ट प्रियोरिटी का जॉब होगा उसको हम पहले एग्जीक्यूट करा लेंगे रेदर देन द लोअर वन। तो इसके बाद हम प्रोसेस जो भी सेम प्रियोरिटी के उनको FCFS बेस पे सेम जैसा हमने SGF में किया था कि कोई भी प्रोसेस जो है वो अगर सेम प्रियोरिटी पे है तो हम उसको FCFS के थ्रू रन करा लेंगे। ठीक है, इस पे इस कॉन्सेप्ट पे बेसिकली न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, तो वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो यू हैड स्टे ट्यून विद माय चैनल। सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग में, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग बेसिकली टाइम क्वांटम पे बेस्ड होती है। यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम मतलब कोई भी प्रोसेस जो है वो प्रोसेस कितनी देर रेडी क्यू में रहेगा उसका भी टाइम निर्धारित कर देते हैं। ठीक है, फिक्स टाइम निर्धारित कर देते हैं और उस पर भी वो एग्जीक्यूट हो जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली। अभी कोई भी प्रोसेस अगर गिवन टाइम पीरियड पे आ जाएगा तो ये प्रिंट हो जाएगा और नेक्स्ट वाला जो है वो गिवन टाइम के लिए अलाउड कर देगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होता है कॉन्सेप्ट कॉन्टेस्ट स्विचिंग का। कॉन्टेस्ट स्विचिंग का बेसिकली उन प्रोसेसेस के लिए यूज करते हैं जो प्रिमिटिव प्रोसेस होते हैं। सपोज यहाँ पे अगर हम याद करिए कि अगर रेडी स्टेट से कोई भी प्रोसेस जो है वो वेटिंग क्यू में जा रहा है और रनिंग स्टेट से वेटिंग क्यू में जा रहा है, तो ये प्रोसेस तो एक तरीके से प्रिंट हो गया ना। ठीक है, तो ये प्रिंट प्रोसेस के लिए हम कॉन्टेस्ट स्विचिंग का यूज करते हैं ताकि वो रेडी स्टेट में चला जाए या फिर रनिंग स्टेट में चला जाए या फिर सस्पेंड स्टेट में चला जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं कॉन्टेस्ट स्विचिंग के थ्रू होती हैं। नेक्स्ट वन इज योर मल्टीपल
मल्टीपल लेवल शेड्यूलिंग। अब इस मल्टीपल लेवल क्यू शेड्यूलिंग में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें होता क्या है, तो इसमें हर एक प्रोसेस के पास अपनी रेडी क्यू खुद से होगी और हर एक प्रोसेस का अपना शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी हो सकता है। मतलब क्या है कि अभी तक हम क्या करते थे कि एक ही प्रोसेसर पे हम डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूलिंग प्रोसेस लगा सकते थे, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर हम एक ही प्रोसेस बना रहे हैं तो हर एक प्रोसेस जरूरी नहीं कि वो रेडी क्यू हो, एक ही रेडी क्यू हो, उसके पास अपने डिफरेंट डिफरेंट रेडी क्यू हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो सीपीयू को जल्दी से जल्दी एक्सेस करे और अपने रिसोर्स को एग्जीक्यूट लेके टर्मिनेट हो जाए। ये मेन गोल होता है किसी भी प्रोसेस का। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल क्यूज होते हैं एलिमेंट प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, एंड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी हो सकती है और प्रायोरिटीज बेस्ड भी हो सकते हैं हर एक क्यू पे। तो सबसे पहले इस मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में एक प्रॉब्लम भी है, प्रोसेस स्टार होने की, प्रोसेस स्टारवेशन की प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि स्टारवेशन में अगर हम इसको रिमूव करने के लिए मल्टीपल फीड बैलिंग शेड्यूलिंग का भी अभी कहीं यूज़ करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि स्टार अगर प्रोसेस है, हो सकता है कि ऐसा कोई प्रोसेस हो जिसको उसका खुद का रिसोर्स ना मिला हो, जिसकी वजह से वो क्या हो जाए, स्टार हो जाए। तो इसलिए ये इस मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग की एक ड्रॉबैक होता है। तो आज के लेसन को हम यही वाइंड अप करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको लेसन अच्छा लगे, क्योंकि बहुत एफर्ट्स के साथ में सारा कंटेंट मैं एक ही जगह बता रही हूँ और इसके जो एमसीक्यूज है वो मैं कल कराऊंगी। सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगी, तो उसके लिए स्टे ट्यून करिएगा, लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और हाँ, अब तक अगर आपने मेरे को फॉलो नहीं किया अनअकैडमी पे, तो अनअकैडमी पे भी आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे सारे ही लेसन जो है वो फ्री है। ठीक है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, बिल्कुल फ्री है। और अगर आप प्लस कोर्स लेते हो, सो प्लस कोर्स लेने के लिए यहाँ पे मेरा कोड जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ये मेरा कोड है k.komal208-2682। इससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, यानी अगर आपकी 6,000 रुपये फीस होगी तो आपको 10% मतलब 600 रुपये ऑफ मिल जाएगा। तो मेरा यहाँ पे जो है कोड जरूर फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हैव अ नाइस डे।